वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का 13 लेसन का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। 13 लेसन का नाम है जीव और समष्टियाँ। जीव और समष्टियाँ, इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने आज के वीडियो में लिया है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी को याद कर जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नियर है और ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही बेस्ट होता है आपके एग्जाम के लिए। सो ऑब्जेक्टिव याद करना बहुत ही नेसेसरी है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी निश्चित भूभाग में ही पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है। किसी निश्चित भूभाग मतलब भूमि का कोई टुकड़ा, किसी निश्चित भूभाग में पाए जाने वाले जीवों को किस संज्ञा से जाना जाता है, मतलब उसका क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा, उसे हम एंडेमिक के नाम से जानते हैं। एंडेमिक, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एंडेमिक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गूदेदार यानी मांसल गूदेदार तने का होना अनुकूलन है। गूदेदार तने का होना अनुकूलन है, मतलब किस स्थान पर ऐसा पौधा हो सकता है जिसका कि तना गूदेदार हो, वहां पर वह मतलब उसके एडेप्शन हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि मरुस्थलीय पौधों का, यानी मरुस्थलीय पौधों का जो तना होता है वह गूदेदार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मरुस्थलीय पौधों का। अगला प्रश्न है, जब जीव अप्रिय परिस्थिति को त्याग कर पलायन करता है तो उसे कहते हैं। जब जीव मतलब जिस स्थान पर रहता है उस स्थान उसे पसंद नहीं होता है, वहां पर उसे आवश्यकता की वस्तुएं नहीं मिल पाती है, तो वह उस परिस्थिति में उस स्थान को त्याग कर पलायन मतलब दूसरे देशों में चल जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं उस परिस्थिति को। तो इसका राइट आंसर होगा, उसे हम प्रव्रजन कहा जाता है। प्रव्रजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्रव्रजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक शक्ति का मान किस तरह निकाला जाता है। जैविक शक्ति का मान, तो जैविक शक्ति का मान जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहा जाता है, यानी जन्म दर में से मृत्यु दर को घटा लिया जाता है और जो बचता है हमारा उसे ही हम जैविक शक्ति या प्रजनन समर्थ उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम के लिए निर्देशी बल है। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र के लिए निर्देशी बल क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण होता है इकोसिस्टम के लिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सौर ऊर्जा। डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, जीरोफाइटस में होते हैं। जीरोफाइटस में क्या होते हैं। जीरोफाइटस में, तो इसका राइट आंसर होगा, सिकुड़ा रंध्र छिद्र होता है, गहरा जड़ होता है और मोटा क्यूटिकल होता है, यानी इनमें सभी होता है जीरोफाइट्स के अंदर जितने भी पेड़ पौधे आते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, लॉन्ग या एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र है। लॉन्ग या एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा dn/dt इक्वल Rn। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, dn/dt इक्वल Rn। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है। शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक मतलब किस श्रेणी में आता है। प्राथमिक, द्वितीयक, ये सब श्रेणी पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा, वह द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टॉर्नसली नामक वैज्ञानिक को दिया जाता है पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग का श्रेय। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, टॉर्नसली को। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक होता है। पारिस्थितिक तंत्र में नियंत्रण करने वाला कारक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा शिकार करना, जो कि पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रण करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, शिकार करना। अगला प्रश्न है, जीवाणु कवक होते हैं। जीवाणु कवक क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अपघटक। जीवाणु कवक जो होता है वो अपघटक होता है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी पदार्थ होते हैं सरल गरे, तो उनको वो सड़ाकर उसे मिट्टी में मिला देता है, जैसे कि मिट्टी से पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अपघटक। जीवाणु कवक अपघटक का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, अपघटक होते हैं। अपघटक क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु और कवक को हम अपघटक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जीवाणु और कवक।
अगला प्रश्न है, नवीन समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। किसी नया समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शाकाहारी। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं और जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, शाकाहारी को हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन सूचक है। लाइकेन किसका सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा SO2 प्रदूषण का लाइकेन सूचक है, SO2 प्रदूषण का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। अधिक लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे को हम क्या बोलते हैं, वो कैसे होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लवणोद्भिदी, यानी लवणोद्भिदी उसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि जो अधिक क्षारीय वाले भूमि में रहते हैं तो उसे हम लवणोद्भिदी बोल देते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? मैंग्रोव क्षेत्र में कौन सा पौधा पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा राइजोफोरा नामक पौधा, जो कि मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, राइजोफोरा। अगला प्रश्न है, वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा इओलिन। वायु के द्वारा स्थानांतरित मृदा को हम इओलिन बोलते हैं। इओलिन शब्द का उसके लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुभूमि है? निम्न में से जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि मरुभूमि पौधा है, मरुदिधि पौधा है? तो इसका राइट आंसर होगा, यानी वह मरुस्थल में उगता है, तो इसका राइट आंसर होगा केपेरिस। केपेरिस जो कि मरुदिधि पौधा यानी मरुस्थल में उगने वाला पौधा है। अगला प्रश्न है, कवक मूल उदाहरण है। कवक मूल किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा सहजीवी संबंध, जो कि दर्शाता है कवक मूल, जो कि उदाहरण है सहजीवी संबंध का। अगला प्रश्न है, जलीय पौधों में कटी फटी पत्तियां होती है। जलीय पौधों में कटी फटी जो पत्तियां होती है वह कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जल धराव का प्रभाव कम करने के लिए वह जो कटी फटी पत्तियां होती है उसका कार्य करती है, यानी जल के धराव के प्रभाव को वह कम करने का काम करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि जल धराव के प्रभाव को कम करने के लिए वह कटी फटी पत्तियां होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? जो ऑप्शन दिया उनमें कौन कीटभक्षी पौधा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ड्रोसरा और नेफेंथिस, जो दोनों यह कीटभक्षी पौधा है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं। कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं, किस लिए? तो इसका राइट आंसर होगा वह नाइट्रोजन के लिए खाते हैं, नाइट्रोजन के लिए खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं कहलाते हैं। वह पौधा जो चट्टान पर पाए जाते हैं उस पर उगते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लिथोफाइट। लिथोफाइट उसे बोला जाता है, जो पौधे चट्टानों पर उगते हैं उन्हें लिथोफाइट बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एक छोटी सी मछली सार के आधार पर चिपकी रहती है और इससे भोजन प्राप्त करती है, यह संबंध कहलाता है। एक छोटी सी मछली बड़े से मछली यानी सार के आधार पर चिपकी रहती है तो इससे भोजन वह प्राप्त करती है, तो इस संबंध को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सहभोजिता। सहभोजिता इसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सहभोजिता। अगला प्रश्न है, जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है। जाति की जैविक अवधारणा, जो जाति का जैविक कॉन्सेप्ट है वह किस पर आधारित है? जिसका राइट आंसर होगा केवल प्रजनन की विधि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि केवल प्रजनन की विधि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, समीकरण फोटो इक्वल बी किसे निरूपित करता है? जो समीकरण फोटो इक्वल बी है वह किसे निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा वृद्धि दर को वह निरूपित करता है, वृद्धि दर को, कि किसी आबादी में कितना वृद्धि हो रहा है। अगला प्रश्न है, लाइकेन किसका समूहन है? लाइकेन किसका समूहन है? इसका राइट आंसर होगा लाइकेन जो है वह शैवाल तथा कवक का समूहन होता है, शैवाल और कवक का। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी के निकट के जो वायुमंडल का क्षेत्र होता है वह एरिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम ट्रोफोस्फीयर बोलते हैं, ट्रोफोस्फीयर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ट्रोफोस्फीयर। अगला प्रश्न है, आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण किसकी विशेषता है? आयु संरचना का ज्यामितीय निरूपण करना वह किसकी विशेषता दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि समष्टि यानी जीव का, समष्टि का दर्शाता है, समष्टि यानी जीव होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, न्यूमेट्रोफोर सामान्यतः पाए जाते हैं। न्यूमेट्रोफोर सामान्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लवणोद्भिदी में, यानी लवणोद्भिदी यानी जहाँ की भूमि क्षारीय होती है वहीं पर वो पाए जाते हैं, लवणोद्भिदों में, लवणोद्भिदों यानी लवणोद्भिदी वाले जमीन में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है,
जैव व्यवस्था में सबसे स्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था में सबसे जो स्पष्ट इकाई होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जीव। जीव उसे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? एक ही जाति के जीवों के सामाजिक स्थानिक संगठन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आबादी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आबादी यानी पॉपुलेशन उसे बोला जाता है, आबादी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुरूपता को दर्शाता है? जो ऑप्शन दिए उनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मधुमक्खी, जो कि बहुरूपता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, आबादी का प्रसरण किस पर निर्भर करता है? आबादी का प्रसरण किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आगमन पर, बहिर्गमन पर और स्थानांतरण पर, यानी इनमें से सभी पर आबादी का प्रसरण निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। जैविक शक्ति का मान किस तरह निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाकर जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, आबादी का स्थान होता है। आबादी का स्थान किस तरह होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पीसीज के अधीनस्थ होता है। जो आबादी का स्थान होता है, जो स्पीसीज यानी जो वहाँ पर के जाति होते हैं तो उसकी अधीनस्थ यानी उसके अनुकूलन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि स्पीसीज के अधीनस्थ होता है। अगला प्रश्न है, जनन पृथकता आवश्यक है। जनन पृथकता यानी जनन को अलग करना आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्न जातियों में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए जनन पृथकता आवश्यक है। विभिन्न प्रकार की जातियों में सुस्पष्टता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? जो ऑप्शन दिया है उनमें कौन ऐसा रसायन है जो कि आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोमोना। फिरोमोना जो कि आबादी के बीच संचार व्यवस्था स्थापित करने में उसे हेल्प करता है। अगला प्रश्न है, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी आबादी का स्वरूप किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा वितरण पर, घनत्व पर और जातीय रचना पर, यानी इनमें से सभी पर आबादी का स्वरूप डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किन कारणों से आबादी सर्वदा परिवर्तनशील होती है? किस कारणों से जो आबादी होता है सदा यानी हमेशा वह चेंज होती रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा कि भौतिक और जैविक कारणों से जो आबादी होती है वह चेंज होती रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि ए और बी दोनों यानी भौतिक और जैविक दोनों कारणों से। अगला प्रश्न है, प्रकृति में दो विभिन्न स्पीसीज के बीच अंतरजातीय अंतर्जनन क्यों संभव नहीं हो सकता है? प्रकृति में दो विभिन्न स्पीसीज के बीच अंतरजातीय अंतर्जनन क्यों संभव नहीं हो सकता है? इसका रीजन क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि दोनों प्रकार के बाधाओं के कारण। दोनों प्रकार के बाधाओं के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि दोनों में अलग अलग बाधा उत्पन्न हो सकते हैं, यानी दोनों प्रकार के बाधाओं के कारण। अगला प्रश्न है, आबादी के अध्ययन में किन कारकों का ध्यान जरूरी है? आबादी के अध्ययन आप कर रहे हैं तो उस पर किन कारकों का ध्यान रखना वह जरूरी है? तो इसका राइट आंसर होगा कि सदस्यों की संख्या तथा प्रकार पर ध्यान रखना जरूरी है, और निश्चित क्षेत्र यानी उस क्षेत्र के प्रकार पर और निश्चित समय, यानी इन सभी को ध्यान में रखकर तभी हम आबादी का अध्ययन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अंतरजातीय प्रतियोगिता के चलते एक ही जाति के जीव एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं। अंतरजातीय प्रतियोगिता के चलते एक ही जाति के जो जीव जंतु होते हैं वो तो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तो इस हम प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पृथक्करण। इसे हम पृथक्करण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं? मृदा में जो उपस्थित रहते हैं जीवाणु तो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वह वृद्धि करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि करके वह वृद्धि करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं और वह मृदा की उर्वरता शक्ति को भी बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है, एक बड़े क्षेत्रीय भौमिक इकाई को विशाल वनस्पति प्रकार और संबंधित फौना द्वारा जाना जाता है। एक बड़े क्षेत्रीय भौमिक इकाई को विशाल वनस्पति प्रकार और संबंधित फौना द्वारा क्या जाना जाता है उसका? तो इसका राइट आंसर होगा बायोम। उसे हम बायोम जानते हैं उसके अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी के क्षेत्र को कहते हैं। कोई एक तालाब है उसके इर्द गिर्द यानी आसपास छिछला मतलब थोड़ा थोड़ा पानी है, तो उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा लिटोरल जोन। लिटोरल जोन के नाम से उसे हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा।
अगला प्रश्न है, अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है इसमें, अधिकतम वृद्धि दर किस में पाया जाता है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर होगा एक्सपोनेंशियल फेज में अधिकतम वृद्धि पाया जाता है। एक्सपोनेंशियल फेज ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, न्यूमेटोफोर्स यहाँ उपस्थित होता है, न्यूमेटोफोर्स कहाँ पर उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हेलोफाइट में न्यूमेटोफोर्स उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि हेलोफाइट में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि जो जल की मात्रा संचय करती है उसे कहते हैं। गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध जो भूमि जल की मात्रा को संचय उसे कलेक्ट करके रखती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भूमि की क्षमता। जो भूमि की कैपेसिटी होती है वो बोला जाता है कि वह भूमि की क्षमता है। अगला प्रश्न है, रूट कैप यानी मूल टोपी इनमें उपस्थित होता है। रूट कैप किन में उपस्थित होता है? जो ऑप्शन दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा कि हाइड्रोफाइट में रूट कैप यानी मूल टोपी जिसे बोला जाता है वह उपस्थित रहता है, हाइड्रोफाइट में उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, सहोपकारिता का उदाहरण है, सहोपकारिता का उदाहरण कौन है? जो ऑप्शन दिए तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन सहोपकारिता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा लाइकेन। अगला प्रश्न है, परभक्षण और परजीविता में इस तरह पारस्परिक क्रिया होती है। परभक्षण और परजीविता में किस तरह से, जो ऑप्शन दिया है, पारस्परिक क्रिया होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर या ए राइट होगा कि प्लस प्लस यानी या एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है, कवकमूल एक उदाहरण होता है। कवकमूल किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिम्बायोटिक बंधुत्व का कवकमूल उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, जन्म दर 100% है तथा मृत्यु दर 10% है। समष्टि समुदाय में 1000 व्यक्ति विशेष है। प्राकृतिक वृद्धि पर दर कितना प्रतिशत होगा? जन्म दर तो 100% है लेकिन मृत्यु दर जो है वह 10% है और जो पूरे समष्टि जीवों की समुदाय है वह 1000 व्यक्ति विशेष है। तो प्राकृतिक वृद्धि दर माने प्राकृतिक वृद्धि दर पर कितना प्रतिशत होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 9.0%। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 9.0%। अगला प्रश्न है, स्थलीय जीवधारियों का जनसंख्या घनत्व किस पद में मापा जाता है? स्थलीय जीवधारियों का जनसंख्या घनत्व किस पद में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जीवधारी बटा मीटर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि जीवधारी बाई मीटर में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पौधा जलोलभिदी है? इनमें से कौन सा पौधा जो कि जलोलभिदी है? तो इसका राइट आंसर होगा श्रृंगारा पौधा, श्रृंगारा नामक पौधा जो कि जलोलभिदी है, जल में उगता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? निम्न में से कौन कीटभक्षी जो कि कीट को खाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ड्रोसरा और नेफेंथिस यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो फ्रेंड्स, आपका जो 13 लेसन का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो सभी हो गया। इन सभी को आप अच्छी तरह से याद कर जाइएगा क्योंकि इनमें से आपके एग्जाम में प्रत्येक ईयर अवश्य पूछता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।